आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड देयर प्यूरिफिकेशन, उनको प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ ऐसे सोल होते हैं विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग, उनको हम लायोफिलिक सोल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं which require some special method for their preparation, जिनको हम लायोफोबिक सोल्स कहते हैं। आज जिन कोलाइडल सॉल्यूशंस की हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वो हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो आइए देखते हैं कि इन लायोफोबिक कोलॉइड्स को हम किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज डिस्पर्शन और disintegration method, dispersion or the disintegration method. As the name suggests, इस मेथड में जो बिगर साइज पार्टिकल होते हैं दे ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर साइज पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल रेंज। यानी किसी एक मेथड से हम बड़े साइज के पार्टिकल को ब्रेकअप करते हैं, उसको तोड़ के छोटा पार्टिकल बना देते हैं। किस साइज का? कोलाइडल रेंज साइज का। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। इस डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन में जो पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ये जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टील डिस्क। इस टाइप से दो स्टील डिस्क होती हैं हैविंग ए लिटिल गैप बिटवीन द टू, जिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये एक स्टील डिस्क है और ये दूसरी स्टील डिस्क है। दे रोटेटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यदि इसकी डायरेक्शन ये है तो दूसरे स्टील डिस्क की डायरेक्शन ये है। हाई स्पीड से रोटेट करती हैं। अब जब हम सस्पेंशन को किसी सब्सटेंस के सस्पेंशन को along with the dispersion medium इस colloid mill में, this method is called as a colloid mill। ये colloid mill है, ये जो apparatus हमने यूज किया है। इसमें जब हम सस्पेंशन के साथ डिस्पर्शन मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो बिगर साइज पार्टिकल है उनको ये स्टील डिस्क तोड़ के स्मॉलर साइज यानी कोलाइडल रेंज का बना देती है और हमें यहां जो डिस्चार्ज मिलता है दैट इज द कोलाइडल सोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जो सेकंड मेथड है वो है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिस इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं स्पेशली बाय द ब्रिडिक्स आर्क मेथड। बाय द ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ये जो ब्रिडिक्स आर्क मेथड है दिस कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टन प्रीशियस मेटल्स, जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। इस टाइप के मेटल सोल बनाने के लिए हम स्पेशली ये मेथड यूज करते हैं। जिस मेटल का हमें सोल बनाना होता है उस मेटल के दो प्लेट्स को हम लेकर और उसको वाटर में डिप करके रखते हैं। ये वाटर कौन सा होता है? ये आइस कोल्ड वाटर होता है। इसको आइस कोल्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे कंटेनर में रख देते हैं जिसके अंदर
क्रश्ड आइस होती है। ये क्या है? क्रश्ड आइस। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वाटर का, वाटर जो है ये क्या रहेगा? आइस कूल रहेगा। अब इन दो रोड्स को हम सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। जब इनको पास पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा इन रोड्स के बीच में, जिसकी वजह से इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट क्या करती है? इन मेटल को वेपोराइज करती है। वो वेपर्स दे आर इमीडिएटली कंडेंस्ड बाय दिस आइस कोल्ड वाटर। ये जो आइस कोल्ड वाटर है उन मेटल वेपर्स को इमीडिएटली कंडेंस कर लेता है। इस तरीके से उस मेटल का हमें सोल मिल जाता है। दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज द इलेक्ट्रिक मेथड, यानी इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब हम एक और मेथड की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट into colloidal solution by adding suitable electrolyte। यानी यदि किसी भी सब्सटेंस के आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं, उनका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? उस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि प्रेसिपिटेट्स का साइज बड़ा होता है, तो हमने उसको ब्रेकअप करके, क्योंकि हम कोलाइडल रेंज में लेके आए हैं, तो इसलिए ये मेथड भी कौन सा हुआ? डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के, फेरिक हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस के आपके पास प्रेसिपिटेट्स हैं। जब आप इसमें फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाता है। कैसे मिलता है? एक्चुअली जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, दे एब्सॉर्ब a particular type of the ion from this electrolyte on their surface। जैसे यहां पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के पार्टिकल्स हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के पार्टिकल हैं, वो फेरिक आयन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से लाइक चार्ज होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आपको रेडिश ब्राउन कलर का आपको सोल मिल जाएगा। ये किसका सोल है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जो रेडिश ब्राउन नेचर का होता है फेरिक क्लोराइड डालने पर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये पेप्टाइजेशन कर रहा है, पेप्टाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरीके से यदि सिल्वर आयोडाइड का आपको सोल बनाना है, तो सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स को या तो आप पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपको क्या देगा? वो सिल्वर आयोडाइड का सोल देगा। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, दे गेट पेप्टाइज्ड इनटू द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल बाय ट्रीटिंग इट विद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। यदि HCl के बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स को ट्रीट करेंगे, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें सोल देगा। तो इस तरीके से हमें
जो किसी भी सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको हम सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग ए सुटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह रहे हैं। सो ये 3 मेथड थे जिन मेथड में बड़े साइज के पार्टिकल को ब्रेकअप करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया गया है कोलाइडल रेंज में, इसलिए इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। सेकंड मेथड है एग्रीगेशन मेथड, या इसको हम कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड द स्मॉलर साइज पार्टिकल एग्रीगेटेड टुगेदर टू द कोलाइडल रेंज, यानी छोटे साइज के पार्टिकल्स इकट्ठा होकर एक बड़े साइज का पार्टिकल बना रहे हैं, लेकिन वो बड़े साइज का किस रेंज का है, कोलाइडल रेंज का है। तो आइए देखते हैं इस मेथड में हम कौन कौन से सोल बना सकते हैं। फर्स्ट है बाय द डबल डिकम्पोजिशन, दैट इज आर्सेनियस सल्फाइड सोल। आर्सेनियस सल्फाइड सोल होता है AS2S3। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड by passing the H2S gas through the arsenious oxide solution। arsenious oxide solution में से जब हम H2S गैस पास करें, इसको बैलेंस कर लेते हैं +3 वाटर, तो इस तरीके से हमें आर्सेनियस सल्फाइड सोल मिल जाएगा। इसी तरीके से बाय रिडक्शन कुछ एक मेटल्स ऐसे हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इस टाइप के जो मेटल होते हैं इनका सोल हम रिडक्शन मेथड से बना सकते हैं। कैसे? बाय ट्रीटिंग द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल विद ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं गोल्ड का सोल प्रिपेयर करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड का कोई सॉल्ट लूंगा और उसको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करूंगा। जैसे यहां पर मैंने गोल्ड का क्लोराइड लिया है, उसको SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमने ट्रीट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, गोल्ड का सोल और साथ में SnCl4 कंपाउंड मिल जाएगा। यानी मेटल का सोल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड से सपोज आपको सल्फर का सोल बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, H2S गैस हम पास करेंगे थ्रू द ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से H2S गैस पास करेंगे तो हमें सल्फर का सोल मिल जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम सोल ये बना सकते हैं। यदि हमें सपोज आयरन के हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना है, सपोज हम एल्यूमिनियम के आयरन के हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना चाह रहे हैं, सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर के अंदर बॉइलिंग वाटर को हम ट्रीट करेंगे उस मेटल के क्लोराइड के साथ। आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाना था तो मैंने बॉइलिंग वाटर किसमें डाली, उसके क्लोराइड में, जिससे क्या होगा, हमें आयरन का हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाएगा। इसी तरीके से और जैसे सल्फर और फास्फोरस का है, यदि हमें सोल बनाना है सल्फर और फास्फोरस का, हमें पता है कि जो सल्फर एंड फास्फोरस होते हैं दे आर फेयरली सॉल्युबल इन एल्कोहल, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, परंतु एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले सल्फर या फास्फोरस जिसका भी सोल बनाना है उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेते हैं एंड पोर्ड इनटू वाटर, एक्सेस वाटर में उसको पोर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो एल्कोहल यहां पर डिस्पर्शन मीडियम था वो एल्कोहल तो वाटर में मिक्स हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद वो इवेपोरेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन सल्फर या फास्फोरस
उसके पार्टिकल्स वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, जो एक हिट्रोजीनियस नेचर फिर हमें शो करेंगे, यानी वो हमें सोल देगा सल्फर या फास्फोरस का। इसी तरीके से यदि हमें एक्सचेंज ऑफ बाय द एक्सेसिव कूलिंग मेथड से, जैसे हमें आइस का सोल बनाना है, एक्सेसिव कूलिंग मेथड, सपोज आइस का सोल बनाना है, हमें पता है कि जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, वाटर को किसी एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे ही सॉल्वेंट में फैल जाएंगी और फिर उसको फ्रीज कर देते हैं। अब यहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी उसका हमें पता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तो फ्रीजर में क्या होंगी, फ्रीज हो जाएगी। परंतु जो सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने लिया है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 से बहुत कम है, वो फ्रीज नहीं करेगा। इस तरीके से हमें आइस का सोल मिल जाता है। इसी तरह से सल्फर या मरकरी का यदि हमें सोल बनाना है, सल्फर और मरकरी का सोल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सल्फर या मरकरी को हीट करते हैं। हीट करने पे जो इसके वेपर्स होते हैं उनको वाटर में कंडेंस कर लेते हैं, उनको वाटर में कंडेंस कर लेते हैं, जिससे इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं और इस तरीके से हमें सल्फर या मरकरी का सोल मिल जाता है। इन सभी मेथड में जो स्मॉलर साइज पार्टिकल थे वो एग्रीगेट हुए बिग साइज पार्टिकल ऑफ द कोलॉइडल रेंज में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एग्रीगेशन मेथड कहते हैं। सो इस तरीके से इन दोनों मेथड से आप लायोफोबिक सोल को बना सकते हैं। इन लायोफोबिक सोल्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे पेप्टाइजेशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था। यदि एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक सोल में डल जाए तो वो उस सोल को डिस्टेबलाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज रखने के लिए हमें एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट को उसमें से रिमूव करना होगा। सो दिस process of removing excess electrolyte up to the desired level is called purification of the colloidal solution। क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, बट जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक्चुअल में दैट विल हैव द पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स नेचर, वो क्रिस्टलॉइड नेचर के पार्टिकल्स रखता है जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें उसको रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज इट कॉजेज द डिस्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। डायलिसिस, इस मेथड में हम क्या करते हैं? दिस मेथड इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ excess electrolyte जो क्रिस्टलॉइड टाइप के पार्टिकल थे फ्रॉम दोज ऑफ colloids with the help of semi permeable membrane।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्रिस्टलॉइड टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको कॉलॉइड टाइप के पार्टिकल से रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब इस डायलिसिस में क्या होता है कि जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल है उनका पार्टिकल साइज छोटा है, दे कैन इजिली डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द मेम्ब्रेन, एंड जो कॉलॉइड पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पर्चमेंट पेपर ले लेते हैं हम, या सेलोफेन पेपर ले लेते हैं, एंड टर्न्ड इट इनटू द फॉर्म ऑफ ए बैग। इस टाइप से एक बैग की फॉर्म में उसको टर्न आउट कर लेते हैं, और उसके माउथ पर हम एक फनल लगा देते हैं, ऐसे फनल बांध देते हैं, ताकि उस फनल की हेल्प से आप उसके अंदर जो इम्प्योर सोल है वो डाल सके। ये इसके अंदर इम्प्योर सोल आ गया, और यहां पे इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, किसमें, एक ऐसे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर वही डिस्पर्शन मीडियम है जो इसके अंदर है, यानी से वाटर का है, सपोज हमने यहां पर वाटर लिया है। अब क्या होगा, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल है उनका साइज छोटा है, दे डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द बैग से बाहर निकल जाएंगे, जबकि जो सोल पार्टिकल है, कोलाइडल सोल पार्टिकल, दे रिमेन्स इनटू द बैग। इस तरीके से इनकी सेपरेशन हो जाती है। बट इस प्रोसेस को यदि हमें फास्ट करना हो तब क्या करें, तब हम क्या करते हैं, इस पर्चमेंट पेपर बैग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा कि जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकले हैं वो वापस एक तो अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो जैसे बाहर आए हैं वैसे अंदर भी जा सकते हैं, मूवमेंट इजी है। फिर क्या होगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं, दे रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, गेट न्यूट्रलाइज्ड, एंड उनकी जो पॉसिबिलिटी है डिफ्यूज्ड बैग इनटू द बैग में, वापस बैग के अंदर डिफ्यूज हो जाने की वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। ये जो मेथड है डायलिसिस का, ये कहां पर इंप्लीमेंट होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। जिन पेशेंट्स की किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना बंद कर देती है, तो उनकी फिर डायलिसिस होती है। वो डायलिसिस में क्या होता है, यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ये इस टाइप से, यहां पर ये असेंशियल आयंस, यहां पर फ्रॉम द आर्टरी इम्प्योर ब्लड आता है, ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और ये जो वॉल्स हैं इनका साइज एडजस्टेड होता है, सो दैट जो असेंशियल आयंस हैं, जो इसमें से वेस्ट आयन है ब्लड में से, वो बाहर निकल जाते हैं। दिस इज वॉशिंग सॉल्यूशन, इसको कहते हैं वॉशिंग सॉल्यूशन, यानी वेस्ट सॉल्यूशन होता है ये, और इसमें जो ब्लड के अंदर जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं, जिनका पार्टिकल साइज कोलॉइड साइज से छोटा होता है, वो इस आर्टिफिशियल किडनी मशीन की हेल्प से डिफ्यूज्ड आउट, वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। कई बार कुछ असेंशियल आयन भी ब्लड में से निकल जाते हैं, उन असेंशियल आयंस को भी ब्लड के अंदर साथ साथ डिफ्यूज कराया जाता है। इस तरीके से ये जो प्योर ब्लड है, फिर ये वेन्स को चला जाता है, प्योर ब्लड।
तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल किडनी मशीन काम करती है। सेकेंड जो प्यूरिफिकेशन मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं उनका पोर साइज बड़ा होता है, यानी उनमें से जो कोलॉइड्स पार्टिकल है वो भी इजीली पास कर जाते हैं, इसलिए फिल्टरेशन तो हो ही नहीं सकती। क्रिस्टलॉइड तो जाएंगे, कोलॉइड्स भी चले जाते हैं, इसलिए फिल्टर नहीं हो सकते। तो फिर क्या किया जाता है? जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं उनको 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन के साथ, और वो सॉल्यूशन किसमें होता है? इन ईथर एंड अल्कोहल में बनाया जाता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन। उसके साथ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ट्रीट किया जाता है, जिससे क्या होता है? फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनका साइज रिड्यूस कर जाता है, छोटा हो जाता है। फिर फिल्टर पेपर तो बड़े सॉफ्ट से होते हैं, बड़ी जल्दी फट जाते हैं। उस फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में, जिससे वो जो फिल्टर पेपर है जिनका पोर साइज रिड्यूस हो चुका है वो हार्ड हो जाते हैं, एंड नाउ दे कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई द इम्प्योर सोल। यानी उनका पोर साइज रिड्यूस हो गया, जिससे जो कोलाइडल सोल के पार्टिकल थे अब उसमें से पास नहीं हो सकते हैं। सिर्फ जो क्रिस्टलॉइड के साइज के पार्टिकल हैं, यानी जिनका साइज बहुत छोटा है, केवल वही पास हो सकते हैं। इस टाइप के फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर्स बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर्स। एंड वो डिवाइस जो इन अल्ट्रा फिल्टर्स को यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्टरेशन। इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि बाय वेयरिंग द concentration of this nitrocellulose we can prepare a range of filter papers। अलग अलग रेंज के फिल्टर पेपर आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके पोर साइज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। तो इस तरीके से इन दो मेथड से आप जो इम्प्योर सोल है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसमें से जो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको अप टू द डिजायरेबल लेवल तक रिमूव कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं।